नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किस तरीके से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की लखनऊ में छापेमार कार्रवाई चल रही है। आतंकी ओसामा और मूलचंद को लखनऊ लाई है दिल्ली पुलिस। संदिग्ध गिरफ्तार आतंकी आमिर के घर ले जाकर छानबीन भी की गई है। आईएसआई अंडरवर्ल्ड के गठजोड़ पर काम कर रही है दिल्ली की स्पेशल सेल। आपको बता दें कि हमैदर के मूवमेंट पर हो रही है पूछताछ। बेहद बड़ी और अहम जानकारी। हमैदर के मूवमेंट पर पूछताछ चल रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लखनऊ पहुंची हुई है। आतंकी ओसामा और मूलचंद को लखनऊ लाया गया है और यहां पर एक बार फिर से नए सिरे से पूछताछ का क्रम आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि संदिग्ध गिरफ्तार आतंकी आमिर के घर के तार भी जुड़े हुए हैं। आईएसआई अंडरवर्ल्ड और तमाम जगहों से ये तार जुड़े पाए गए हैं। मूलचंद लाला की तस्वीर इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर, उसके घर वालों की भी तस्वीर देख पा रहे हैं। लखनऊ पहुंच चुकी है एटीएस की टीम और दिल्ली पुलिस भी। आतंकी ओसामा और मूलचंद को लखनऊ लाई है पुलिस। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अनूप जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? देखिए पूजा, अंडरवर्ल्ड का जो गठजोड़ चल रहा था, अभी उसके तार लखनऊ से जुड़े हैं। जाहिर सी बात, ऐसे में जो दिल्ली की स्पेशल टीम है वो लखनऊ पहुंची थी और ओसामा और मूलचंद को साथ में लाई थी, क्योंकि ओसामा मूलचंद के जो पूछताछ में कुछ क्लू मिले थे कि इमरान के घर जो डिलीवरी हुई थी, आईडीसी इमरान के घर पे हुई थी और वो जो कार आज इनके बरामद हुई है इमरान के घर पर, उसी कार से वो डिलीवरी की गई थी। तो वो कार भी जो स्पेशल जो सेल आई थी, पुलिस आई थी, उसको कार को जब्त कर लिया है, उसकी जांच करेंगे और साथ ही साथ इमरान को लेकर पुलिस अब वहां से लेके घर से लेके निकली है। वो अलग ले जा करके पूछताछ करेगी कि आखिर वो डिलीवरी जो हथियारों के साथ हुई थी वो कहाँ रखी गई थी, वो अखबार कहाँ से आए थे और साथ ही साथ उस जो कार में जो सामान रखा गया था उसके जो फिंगरप्रिंट सब उसकी जांच को लेकर इसके ले रहे हैं। अब दूध का दूध पानी जब होगा, जब तीनों जो एक साथ बैठेंगे, चाहे इमरान की बात करें, ओसामा की बात करें या मूलचंद की बात करें, स्पेशल टीम जब पूछताछ करेगी तब दूध का दूध पानी के पानी होगा। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। फिलहाल राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की मौजूदगी दर्ज की गई है, क्योंकि इस वक्त आईएसआई से जुड़े हुए जिनके तार थे, संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। आमिर के घर की भी छानबीन इस वक्त चल रही है और वहां से जितने नेटवर्क जुड़े हुए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी राज्य परिवहन निगम के चेयरमैन और वरिष्ठ आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के धर्मांतरण वाला वीडियो वायरल होने के बाद शासन ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी प्रमुख डीजी आपको बता दें कि सीबीसीआईडी गोपाल लाल मीणा ने अपनी टीम बनाई है। इसमें सीबीसीआईडी के एसपी विनोद मिश्रा, एडिशनल एसपी समीर सौरभ, डीएसपी महेंद्र पाल सिंह और 3 इंस्पेक्टर शामिल किए गए हैं। तो वहीं इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एसआईटी की टीम कानपुर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि मामले को लेकर कमिश्नर आवास पर एसआईटी टीम चर्चा कर सकती है। धर्मांतरण मामले में वीडियो वायरल होने के बाद अब सीनियर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन पर एक और गंभीर आरोप लगा। आपको बता दें कि सीटीएस बस दबाव बनाते थे और लोगों को प्रेरित करने के लिए एक पुस्तक भी दिया करते थे। कमिश्नर साहब, हमने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये गरीब तबके की दलित वर्ग के लोगों की ज़मीन है, इसको ना लिया जाए, यहाँ प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए। उन्होंने कहा यहाँ कोई बात नहीं, उस वक्त कार्यालय आओ। कार्यालय में जब सर पहुँचे तो उन्होंने बड़ा बेरुखी से बात करते हुए कहा कि जब तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो ये ज़मीन तो तुम्हारी 1 इंच भी बचेगी नहीं, सारे 500 परिवारों को हमको उजाड़ना पड़ेगा और सारी कॉलोनी तुम्हारी, फिर आप लोगों को पुनर्वास योजना में हो सकता बसाएं, अन्यथा
कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा सर ये बच्चे भूखे मर जाएंगे सड़कों पर, कैसे हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मगर हम आपको बताएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको मदरसों से जुड़ जाइए, इस्लाम से जुड़ के आपको तमाम ऐड मिल जाएगी। मैंने कहा हम मर सकते हैं, हिंदू में जन्म लिया, हिंदू जात में ही अपना जीवन यापन करेंगे और हम इस तरह से कोई भी धर्म अख्तियार नहीं करेंगे। तो निर्मल त्यागी इनका नाम बताया जा रहा है, जिनको आप इस समय सुन पा रहे थे। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, हमारे साथ में अभिनव जुड़े हुए हैं कानपुर से। अभिनव, निर्मल त्यागी की ये बाइट सामने आई, 5 साल पुराना मामला है। 5 साल पहले तक इस तरीके का कोई जिक्र नहीं था। जैसे ये वीडियो वायरल होता है, निर्मल त्यागी और निर्मल त्यागी जैसे न जाने कितने लोग और हैं वो जो अभी सामने आएंगे। तो क्या माना जाए इस पूरे केस को लेकर के? एसआईटी भी कानपुर पहुंची हुई है। देखिए, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद अब सीनियर आईएएस पर लगातार आरोपों की झड़ी लग चुकी है। लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और लोग सामने आ रहे हैं जो सीनियर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन पर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल ये जो मामला है ये कल्याणपुर की राजकीय उन्नयन बस्ती का है। आज से जब 4-5 वर्ष पूर्व कानपुर मेट्रो का प्रोजेक्ट कानपुर आया था तो पहले सीटीएस बस्ती की 100 बीघे जमीन को एक्वायर कर यहाँ पर कानपुर का मेट्रो डिपो बनाया जाना था, जिसको लेकर सीटीएस बस्ती के लोग लगातार डीएम और कमिश्नर आवास के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ज्ञापन सौंप रहे थे। तो ये जो निर्मल त्यागी हैं ये सीटीएस बस्ती के अध्यक्ष हैं और इन्होंने आरोप लगाया कि उस समय जब ये लोग कमिश्नर आवास पर पहुंचे थे और अपनी जमीन को बचाने के लिए ज्ञापन दिया था, तब कमिश्नर इफ्तिखारुद्दीन ने इनसे कहा था कि आप मदरसों को ज्वाइन करिए, ऐसे में आपकी जमीन नहीं बच पाएगी। और वहीं पर कमिश्नर आवास में उन्हीं के साथ खड़े एक साथी ने इनको उर्दू में लिखी हुई कुछ पुस्तकें दी थी और धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित किया था। वहीं जब इनसे ये भी सवाल पूछा गया कि आखिर आप 5 साल से शांत क्यों थे, तो इनका साफ कहना था कि इनको धमकी दी गई थी कि इसकी शिकायत कहीं ना की जाए और ऐसे में इन लोगों को अपनी जमीन बचानी थी, तो इसकी शिकायत इन लोगों ने कहीं नहीं की। वहीं दूसरी अभी ये कहा जा रहा है अभिनव कि एसआईटी कानपुर पहुंची हुई है और एसआईटी कमिश्नर के आवास पर चर्चा कर रही है या कर सकती है। इसका क्या कुछ अपडेट है? तमाम दर्शक मेरे ख्याल में समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया और इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, तो वहीं एसआईटी की पूरी टीम, एसआईटी के जो मुख्य हैं डीजी सीबीसीआईडी गोपाल लाल मीणा, ये कानपुर के सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं और इनके साथ इनकी पूरी टीम मौजूद है। यानी सीबीसीआईडी के एसपी, डीएसपी और एडिशनल एसपी, ये तीनों और जो इंस्पेक्टर 3 इस एसआईटी की टीम में शामिल हैं, इन लोगों ने सर्किट हाउस में बैठक कर ली और अब से कुछ ही देर में ये कानपुर के कमिश्नर आवास पहुंचेंगे और यहां पर जांच करेंगे। इसके बाद ये निर्मल त्यागी के आवास पर पहुंचकर उनसे भी पूछताछ कर सकती है एसआईटी टीम। जी पूजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिनव, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अभिनव को सुन रहे थे आप। अभिनव ने साफ तौर पर बताया है कि एसआईटी की टीम कानपुर पहुंच चुकी है और कानपुर में लगातार जो बैठकों का दौर है, चर्चा का दौर है, वो भी चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य 30 सितंबर यानी कि कल मेरठ पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वो मेरठ मंडल में लोक निर्माण विभाग के 78 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे और शिलान्यास भी करते नजर आएंगे। मेरठ के अफसरों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि बीजेपी इन दिनों चुनावी मोड में आ चुकी है। पार्टी ने विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी रणनीति तब्दील करना शुरू कर दिया है। निर्माण विभाग के 78 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे और शिलान्यास भी करते नजर आएंगे। मेरठ के अफसरों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि बीजेपी इन दिनों चुनावी मोड में आ चुकी है। पार्टी ने विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी रणनीति तब्दील करना शुरू कर दिया है। डेवलप हो रही है रणनीति। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मेरठ मंडल के 6 जनपदों में 13 करोड़ 53 लाख की 65 परियोजनाओं का शिलान्यास तय है। साथ ही 10 करोड़ 57 लाख की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। इसमें मेरठ जिले के 2 करोड़ 77 लाख की लागत से 12 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कन्नौज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक स्वर्गीय कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही एक बड़े स्तर की जनसभा को संबोधित किया है। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा, कप्तान सिंह यादव को याद करने आया हूं और कन्नौज फर्रुखाबाद समाजवादियों का गढ़ रहा है, उनका केंद्र रहा है और यहाँ के लोगों ने कभी सपा का साथ नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा वाले सब स्टेशन तो नहीं बनवा पाए, लेकिन इसीलिए बिजली महंगी कर दी है।
समाजवादी सरकार बनी तो बिजली सस्ती हो जाएगी, हो सकता है फ्री भी कर दे। उन्होंने कहा इससे घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। भविष्य नहीं है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो आपका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि आपकी नौकरी रोजगार उसका कोई इंतजाम सरकार नहीं कर रही है। आप महंगी पढ़ाई पढ़ लो, आप किसी की तैयारी कर लो, इस सरकार में नौकरी और रोजगार नहीं मिल सकते। कागजों पर, अखबारों में, आंकड़ों में, विज्ञापन में तो रोजगार है, विज्ञापन रोजगार है, आंकड़ों में रोजगार है, लेकिन बताओ जमीन पे किसी नौजवान को रोजगार मिल पा रहा है क्या? तो वहीं प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में गठबंधन को लेकर प्रसपा चीफ शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि सपा से गठबंधन के सारे प्रयास मैंने कर लिए, अब इंतजार सिर्फ सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जवाब का मैं कर रहा हूं और हम 11 अक्टूबर तक जवाब का इंतजार करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर चुके हैं, अब उनकी बारी है। मायावती ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी सीएम के गृह जनपद गोरखपुर की पुलिस की ओर से होटल में रात्रि रेड करके 3 व्यापारियों के साथ बर्बर व्यवहार, उसमें से एक की मौत अति दुखद और शर्मनाक घटना है जो राज्य में भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलती है। वास्तव में ऐसी घटनाओं से पूरा प्रदेश प्रताड़ित है। डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार का कहर प्रदेश के कई जिलों में बरप रहा है। लोगों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा। इसी बीच दिल को झकझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर रायबरेली की। यहाँ पर बेबस मां अपने बीमार मासूम बच्चे को कंधे पर लेकर भटकती रही। बेबस मां सड़क पर फूट फूट कर रोती रही, लेकिन मासूम को जिला अस्पताल में इलाज के लिए बेड नहीं मिला। इस बच्चे को निमोनिया हुआ है, लेकिन ये दर्द किसी को दिखाई नहीं दे रहा। दावे बहुत होते हैं सुविधाएं पहुंचाने के, इलाज देने के, लेकिन उन दावों की नाकामी की गवाह ये तस्वीर। पीड़िता का कहना है कि अगर उसके पास पैसे होते तो इलाज मिल जाता, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। वो अपने बच्चे का इलाज कैसे कराए? सुनने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं। सत्ता बहरी है, अंधी है, गूंगी है, सुविधा देने वाला कोई नहीं। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि बहुत दावे होते हैं, वादे होते हैं, लेकिन इन दावों वादों से इतर जब इस एक बेबस मां के आंचल में, उसकी गोद में मासूम रोता है, तो इससे भयावह प्रदेश के लिए तस्वीरें कुछ नहीं हो सकती। हरिद्वार में आज सीबीआई आनंद गिरी को लेकर पहुंची है। आपको बता दें कि पहले प्रयागराज से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची थी और उसके बाद हरिद्वार सीबीआई टीम पहुंची। बताया ये भी जा रहा है कि आनंद गिरी के कांगड़े स्थित आश्रम की जांच सीबीआई करने वाली है और वहीं श्रवणनाथ नगर स्थित निरंजनी अखाड़े में संतों से भी पूछताछ की जाएगी। तो अखाड़े में संतों से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। कांगड़े स्थित आश्रम की जांच भी होगी। आपको बता दें कि यह आश्रम, जिसकी तस्वीरें आप देख पाएंगे, ये आश्रम तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर बनाया गया है, लेकिन इस समय सीबीआई जो जांच कर रही है वो है नरेंद्र गिरी की मौत का मामला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड का रुख करते हैं। हमारे साथ में विकास जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है? सीबीआई पहुंच चुकी है हरिद्वार। कल से कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि आनंद गिरी को लेकर के हरिद्वार पहुंचेगी सीबीआई, क्योंकि जो सवाल उनसे पूछे गए, उसकी एवज में जो जवाब आनंद गिरी ने दिए हैं वो कहीं से संतोषजनक नहीं है। 2 बार तो फूट फूट कर रो दिया आनंद गिरी। अब हरिद्वार पहुंची है सीबीआई की टीम। क्या अपडेट है?
से सीधा जो सीबीआई की टीम है सीधा वो दिन दौरान पहले देहरादून पहुंची थी, लेकिन उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच साथ जो है आनंद गिरी को यहाँ पर जो गाजीवाल आश्रम हरिद्वार में लगा है। और फिलहाल जो सीबीआई की जो टीम यहाँ पर कम से कम 6 इलावा जो गाड़ी वो यहाँ पर पहुंची है। और फिलहाल जो सीबीआई की टीम है, जिस तरह से निरामाधीन जो मेरे के साथ सवाल दिखाई दे रहा है आरोपी आनंद गिरी का, इस जो पहले से आचार्य ने जो सील किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो आचार्य की जो टीम है यहाँ पर मौके बुला गई, पहले जो उसकी सबसे पहले सील तोड़ी गई, बाद में जो सीबीआई की टीम पूरी फिलहाल इस आश्रम के अंदर एक एक जो कमरा है उसकी पड़ताल फिलहाल जो जाकर उनके जो सीबीआई वो फिलहाल कर रही है। और खासतौर पर जो आरोपी आनंद गिरी जो यहाँ पर जो अंदर जिस तरह सीबीआई की टीम को ले जाकर उनका खासतौर पर कहना था कि सीबीआई की टीम को अपना काम कर लीजिए, क्योंकि जो जांच के बाद जो दूध साबुत और पानी का फायरिंग हो पाएगा। हालांकि फिलहाल जो सीबीआई की टीम है पूरी ऐसा जो आश्रम का कमरा है उसको संभाले, और जो यहाँ पर आश्रम में जो लैपटॉप है, जो कंप्यूटर है, जो मोबाइल है, आनंद गिरी का सभी जो है यहाँ पर जो लैपटॉप और मोबाइल उनको जांच कर रही है। हालांकि अपने कब्जे में सीबीआई की टीम यहाँ पर ले जा सकती है। बिल्कुल, अभी मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी विकास, क्योंकि सीबीआई माफ कीजिएगा, जब एसआईटी गठित हुई थी इस पूरी जांच के लिए, तो एसआईटी की टीम जब हरिद्वार पहुंची तो एसआईटी की टीम ने तमाम जो लैपटॉप है, उसका जो फोन है आनंद गिरी का, वो सब कुछ अपने अधीन में ले लिया था। उसके बाद जो डेटा था उसको भी रिकवर किया गया था। क्या जब जांच एसआईटी के हाथ से निकल करके सीबीआई के हाथ में पहुंची है तो क्या वो डेटा, रिकवर्ड डेटा उनके पास पहुंचा जिसकी बिना पर ये तय हुआ है कि हरिद्वार लाया जाए, हरिद्वार में पूछताछ की जाए? क्या कुछ और चीजें रिकवर हो सकती है क्या? बिल्कुल पूछा, जिस तरह से एसआईटी की टीम में पहले से जांच करी थी, लेकिन जिस तरह से मामला पूरा सीबीआई के अंदर टेकिंग आ चुका है, सीबीआई की टीम यहाँ पर पूरी 6 गाड़ी नौ के साथ यहाँ पर पहुंची। अब हालांकि जो पूरे आश्रम की जांच की जा रही है, एक एक कमरे को जो बड़ी बारीकता से यहाँ पर संभाला जाएगा। हालांकि जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, उनकी यहाँ पर जांच होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से साफ तौर पर आनंद गिरी का आरोप जो साफ तौर में कहना चाह रहा है कि मीडिया के सामने की अभी फिलहाल जो है सीबीआई अपनी जांच कर रही है, आप उनका काम कर ले लीजिए, उन्होंने जो मीडिया के सामने में बात रखी है। लेकिन अब जिस तरह से अब सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची तो कहीं न कहीं जिसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये तो सीबीआई की टीम यहाँ पर जो है संभाल रही है, क्योंकि एक एक जो कमरा है, जो बारीकी से उसकी गहनता से जो जाकर उनके यहाँ पर पहुंची उसकी की जाएगी। लेकिन फिलहाल भी हालांकि कितना टाइम इसमें लगेगा या कितनी देर तक सीबीआई की टीम यहाँ पर पूछताछ करेगी। लेकिन बिल्कुल, क्योंकि रिक्रिएशंस तो बार बार हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो तमाम दर्शकों को ये बता दें कि आनंद गिरी का जो आश्रम है वो एसआईटी ने पहले ही सील कर दिया था, और सील होने के साथ में उसकी बहुत सारी वजहें रही हैं, क्योंकि आनंद गिरी उस आश्रम की आड़ में अवैध काम कर रहे थे, खनन का काम भी सामने आया था, कुछ जो डेटा है वो भी रिकवर किया गया था, जिससे बहुत सारे खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। अब फिलहाल सीबीआई एक नए एंगल से एक बार फिर से पूरी घटना के रिक्रिएशन के साथ पूछताछ कर रही है। अब देखना ही होगा कि इस पूछताछ में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर में विकास भवन पर अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई है। साथ ही बाल विकास विभाग में सांकेतिक तौर पर तालाबंदी भी की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना कि 17 सितंबर को देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से वार्ता हुई थी, जिस पर उन्होंने कैबिनेट के सामने कार्यकर्ताओं की बात रखने का आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। और अब जब तक मानदेय बढ़ेगा नहीं तब तक वो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जरूर करेंगे। मंत्री जी हमारी जो रेखा आर्या जी हैं वो सिर्फ वो यही बोलती हैं कि बस हाँ बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, और अभी तक हमको 1 रुपया नहीं दिया है। बढ़ने को तो रक्षाबंधन का भी 1000 जो मुख्यमंत्री सर ने बोला था वो अभी तक नहीं आया है। कोविड का इतने हमारी लड़कियों ने इतना काम किया कोविड में, वो पैसा नहीं आया है। 5 महीने तक उन्होंने बोला था कि 2-2 हज़ार रुपया आपको दिया जाएगा, वो नहीं आया है। मानदेय नहीं आता, कुछ नहीं, बस काम करो, ऑनलाइन काम करो, दिन भी रात भी काम करो। करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं, जिसके संकेत आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम अभी आना बाकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका दौरा केदारनाथ का भी हो सकता है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री का दौरा कहां का रहेगा, और मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी अभी रिलीज नहीं हुआ है। नहीं, वो तो निश्चित रूप से उनका पहले से निर्धारित कार्यक्रम है, और अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना बाकी है। तो उसके बाद ही जब मिनट टू मिनट कार्यक्रम आ पाएगा तभी उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बता पाऊँ। नहीं, अभी तो प्रोग्राम उनके आने की संभावना है, पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना बाकी है। तो वहीं दूसरी तरफ त्रिस्तरीय अभूतपूर्व धर्म साधना का आज तीसरा दिन रहा, और आज के दिन आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज ने लोगों को प्रवचन दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बिना कुछ खोए हम कुछ पा नहीं सकते हैं।
लेकिन नदी कांपते अब तो थर कांपते बड़ी एक तक तो रेगिस्तान है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अशेष को भी छोड़ना पड़ता है। जब तक वह नहीं छूटेगा तब तक वह शेष भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन नदी कांपते नहीं अब तो थर कांपते बड़ी एक तक तो रेगिस्तान है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।